नमस्कार दोस्तों, गौरव शाह बात कर रहा हूं जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूं। इस सोमवार की सुबह करीबन 10:30 पौने 11 का समय हो रहा है और बजट के साथ साथ हम माफ कीजिएगा, मार्केट के साथ साथ हम बजट का भी एक विश्लेषण आपके सामने रखेंगे दूसरे आधे में। तो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे आपको कुछ स्तर बता देता हूं बाजार के। शुरुआत आज सोमवार की सुबह थोड़ी कमजोरी के साथ हुई, लेकिन फिर बाजार में ऊपर की तरफ के हम दायरे दिख रहे हैं। पिछले हफ्ते भी शुक्रवार को बाजार में थोड़ी बहुत गिरावट हमने देखी थी और आज सोमवार की सुबह गिरावट के बाद आज थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ के दायरे। तो स्तर है सेंसेक्स के करीबन 85 पॉइंट की बढ़त के आसपास कामकाज हो रहा है। 80,690 का स्तर है सेंसेक्स का। निफ्टी में 25 पॉइंट की बढ़त 24,550 का स्तर है निफ्टी का। बैंक निफ्टी में 80 पॉइंट की बढ़त 52,345 का स्तर है बैंक निफ्टी का। रुपए डॉलर और कच्चा तेल। रुपए में 0.01 पैसे की मजबूती देख रहे हैं डॉलर के सामने और स्तर है 83.65 का। कच्चे तेल में जो घटनाक्रम खाड़ी में हुए उसके पश्चात हम थोड़े बहुत ऊपर के तरफ के दायरे देख रहे हैं। ब्रेंट का स्तर है करीबन 83.34 डॉलर प्रति बैरल का और नाइमेक्स का स्तर है करीबन 80.54 डॉलर प्रति बैरल। रुपए में शायद मजबूती बढ़ते हुए देख सक रहे हैं। 83.50 83.55 का स्तर देख सकते हैं और कमजोरी के सामने करीबन 83.65 और 83.70 का स्तर रुपए में डॉलर के सामने। जहां तक रहा कच्चे तेल का सवाल दोस्तों, तो जो घटनाक्रम हुए पिछले 2-3 दिनों में खाड़ी में, जिस प्रकार से यमन, इजराइल वगैरह में हुती जो भी घटनाक्रम हो रहा है उसके कारण एक ऊपर के तरफ के दायरे देख रहे हैं। और दिक्कत की बात या तकल्लुफ की बात यह है कि इन सब घटनाक्रम को लेकर के कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। जब ये घटनाक्रम होंगे तब उस प्रकार से कच्चे तेल में तब ऊपर उतार चढ़ाव आता हुआ दिखेगा और प्रतिक्रिया विश्व भर में आती हुई दिखेगी। लेकिन जो परिस्थिति है उससे देखते हुए लग रहा है कि शायद छोटी मध्यम अवधि में थोड़े बहुत और ऊपर के तरफ के दायरे कच्चे तेल में हम देख सकते हैं। अब आते हैं बाजार के ऊपर दोस्तों। बजट को तो दूसरे आधे में हम कवर करेंगे। जो हमारा अनुमान है और कुछ जो पहलू है जहां पर माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारामन जी कल बयान देंगे और कुछ नीतियों के ऊपर भी स्पष्टीकरण आएगा। लेकिन बाजार सबसे पहले तो ये जो हफ्ता है दोस्तों, दो अहम घटनाक्रम है। कल बजट 23 तारीख जुलाई को और फिर 25 तारीख जुलाई गुरुवार को महीने की एफएम एक्सपायरी को लेकर के अनुमानित रोल ओवर्स कितने होते हैं अगस्त महीने में, ये दशा और दिशा तय करेगा और वो निर्भर करेगा कल बजट के ऊपर। क्या वित्त मंत्री जी हमें क्या बजट पेश करते हैं और क्या नीतियों में बदलाव, परिवर्तन या फिर कुछ नई नीतियां लेकर के आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, पहले तिमाही के नतीजे इस नए वित्तीय वर्ष में जो हमने देखे हैं दोस्तों, उसमें समीकरण अब तक जो हमने देखा है, बहुत सारी कंपनियां भी बाकी है, लेकिन जो अब तक हमने देखा है तो एक रुझान बेहतर के लिए सामने उभरता हुआ दिख रहा है। और एक अनुमान ये भी लगा रहे हैं हम कि शायद दूसरी, तीसरी, चौथी तिमाही और अगले वित्तीय वर्ष में यहां से और सुधार होने की पूरी अपेक्षा है और वो सुधार धीरे धीरे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम बहुत बड़ा आपको परिवर्तन आता हुआ दिखेगा। धीरे धीरे करके ये सुधार नतीजों में आता हुआ दिखेगा और उसको लेकर के फिर बाजार में आपको परिवर्तन ऊपर की तरफ आता हुआ दिखेगा। तो नतीजों को लेकर के ये अनुमान है। खाड़ी में अगर परिस्थिति और खराब होती है तो कच्चे तेल में उबाल, जिसका असर पूरे दुनिया में होगा और खास करके उभरते हुए बाजारों में ज्यादा देखने मिलेगा। जो भी निर्भरता होती है देशों की कच्चे तेल के इंपोर्ट के ऊपर, तो शायद वो एक घटनाक्रम हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तीसरा है एक गतिविधि जो कल देर रात और आज प्रातःकाल सामने आई है। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है नवंबर में 2024 में प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपना नामांकन वापस खींचा है और कमला हैरिस का नाम सुझाया है। इसकी प्रतिक्रिया पूरे विश्व भर में किस प्रकार से आती है ये देखना अनिवार्य होगा। और फिर माननीय एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस प्रकार से तो ये जो
राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नामांकन वापस खींचा है और कमला हैरिस का नाम सुझाया है और उसके सामने जो बयानबाजी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आएगी, ये पूरा समीकरण और फिर प्रतिक्रिया, तो शायद छोटी मध्यम अवधि में ये भी एक कारण थोड़ी बहुत ध्यान में रखने लायक अनिवार्य होगा। और विश्व भर से किस प्रकार की गतिविधि होती है, तो शायद एक कारोबार, अगर मैं, ये समीकरण ऐसा है दोस्तों कि कोई निर्णायक तरीके से स्तर बताना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक अनुमानित स्तर जो निफ्टी में हमें लग रहा है फिलहाल, बहुत ही छोटी से मध्यम अवधि की अगर आप बात करें तो 24,100 24,300 नीचे की तरफ निफ्टी स्पॉट और ऊपर की तरफ 24,500 और 24,800 के पार जो एक नया सर्वोच्च स्तर बना था, ये एक अनुमानित दायरा है। अगर बजट में लेकर के बहुत सुधार परिवर्तन जो है वो सूझबूझ समझ और बुद्धिमत्ता के साथ कल बजट आता है तो शायद बाजार को एक और बढ़ावा मिल सकता है। तो ये एक पूरा समीकरण है दोस्तों, शायद ऐसी परिस्थिति उभर करके आए जहां पर सकारात्मक हो और नकारात्मक परिस्थिति कम हो, ऐसा एक अनुमान लगा करके चल रहे हैं। और एक बात दूसरी ये है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, बजट को लेकर के क्या अनुमान है। तो कुछ 7 अलग अलग नामांकन हमने सामने रखे हैं जिस पर शायद सरकार का, माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारामन जी का और उनके सलाहकार का अगर इन सब चीजों पर सकारात्मक नीति आती है कल, तो ना तो सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था के लिए लेकिन भारत के विकास के लिए और शेयर बाजार के लिए और सामान्य नागरिक के लिए एक बहुत ही बेहतर मौका हो सकता है। तो क्या चीजें हैं जहां पर वित्तीय अनुशासन, जिसे हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन कहते हैं दोस्तों, अब हमने देखा है पिछले 10 साल से वित्तीय अनुशासन अहम रहा है इस सरकार के लिए और शायद कल भी वित्तीय अनुशासन के साथ बजट आए। बुद्धिमत्ता वाला बजट हो, न कि मन लुभावन वाला बजट हो। ये मन लुभावन वाला बात हम इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि ये जो चुनाव हुआ था इसमें हमने देखा कि निर्णायक तरीके से किसी भी एक पार्टी का बहुमत नहीं आया, तो शायद कुछ तर्क ये लगाया जा रहा है बाजार में कि लोगों को लुभाने के लिए एक मन लुभावन बजट आएगा, लेकिन हम मानते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है तो ज्यादा अच्छा है। वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है कि आपको बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए, न कि आपके जो सेंटिमेंट्स है उसको आप ज्यादा बढ़ावा दें। तो प्रूडेंस वर्सेस पॉपुलिस्ट, तो हमें लग रहा है प्रूडेंस वाला बजट होगा, न कि पॉपुलिस्ट बजट होगा, जहां पर वित्तीय अनुशासन ध्यान में रखा जाएगा। दूसरा जो है वो है विकास दर को बढ़ावा मिले और खपत को प्रोत्साहन मिले, यानी कि बूस्ट टू जीडीपी एंड पुश फॉर कंजम्पशन। दोस्तों, भारत एक खपत से चलने वाला देश था, है और रहेगा। ऐसी परिस्थिति में जिस जो आबादी है हमारी, और खास करके एक बड़ा हिस्सा जो आबादी का है वो कृषि क्षेत्र से जुड़ा है, वहां पर भी हम आएंगे बाकी के हिस्से में। तो दो चीज अगर होती है कि आप विकास दर को थोड़ा बहुत आगे धकेलने का प्रयास करें नीतियों के बदलाव के द्वारा, और उसके साथ साथ खपत यानी कि कंजम्पशन को आप बढ़ावा दे, तो ये दोनों तरीके से बहुत बड़ा प्रोत्साहन हमारी अर्थव्यवस्था को मिल सकता है। तो ये था दूसरा पहलू। तीसरा है कर को लेकर के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब बहुत सारी चीजें लोगों को उम्मीदें बन जाती हैं, चाहे वो निजी तौर के कर को लेकर हो यानी कि पर्सनल टैक्स को लेकर के हो, या फिर दूसरे प्रकार के डायरेक्ट टैक्स, और फिर दूसरी तरफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यहां पर अगर स्पष्टता आती है तो शायद और एक स्थिरता आती है, और जो भी संतुलन बना करके नहीं है कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में, यानी कि बैलेंसिंग एक्ट नहीं किया, अगर उसको बैलेंस किया जाएगा तो शायद और प्रोत्साहन मिल सकता है। पर्सनल लेवल पर शायद लोग उम्मीद कर रहे हैं कि लिमिट बढ़ाई दी जाए और स्टैंडर्ड डिडक्शन में जो रकम है उसको बढ़ा दी जाए, लेकिन हमें यह ध्यान में रखना है कि 140 करोड़ की आबादी की उम्मीदें और एक माननीय वित्त मंत्री जी के पास कितनी सुविधाएं फिर बदलाव करने का, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर के है, ये तीसरा पहलू था।
चौथा है इंसेंटिव फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहां पर अगर कुछ स्पष्टीकरण आता है तो मेरे ख्याल से और प्रोत्साहन। पांचवा है कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिले। ये मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, क्योंकि पहले तो पर्यावरण को लेकर के, मौसम को लेकर के और जिस प्रकार की ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमने देखा पिछले साल बारिश की किल्लत थी। इस वर्ष अनुमान था कि अच्छी बारिश होगी, लेकिन जून में कमी थी, जुलाई में अब धीरे धीरे करके जो कमी थी उसकी भरपाई हो रही है। और ये हमारे देश के लिए इसलिए ज्यादा अनिवार्य होगा क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमारे देश की जनसंख्या, बड़ी जनसंख्या जो है प्रतिशत के हिसाब से, वो कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। और बारिश एक महत्वपूर्ण चीज होती है कृषि पैदावार को लेकर के। अगर बारिश अच्छी हुई तो पैदावार अच्छी होगी, अगर बारिश अच्छी नहीं हुई तो पैदावार उतनी नीचे की तरफ आएगी। और एक बड़ी जनसंख्या इस कृषि क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है। तो एग्रीकल्चर को एक बढ़ावा मिले और उसके साथ साथ फूड सिक्योरिटी, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो, जो मैं दूसरा पहलू फूड सिक्योरिटी की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपके देश में पैदावार अच्छी होती है फसलों की, खरीफ की वगैरह वगैरह की, तो आपके पास ताकत होती है, आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर फूड सिक्योरिटी नहीं रही, एग्रीकल्चर को आप बढ़ावा नहीं देते, तो एक समस्या खड़ी हो जाती है और फिर बेरोजगारी, गरीबी वगैरह वगैरह जो भी है उसका सामना करना पड़ता है। तो ये है पांचवा पहलू। छठवां है जॉब क्रिएशन। हमारे पास स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कफोर्स है, लेकिन उनके पास काम नहीं है। तो हम किस प्रकार से बेरोजगारी को दूर करें और रोजगार को बढ़ावा दें, इसका स्पष्टीकरण अगर कराता है निर्णायक तरीके से। और ये मतलब लंबी अवधि के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि आपने 6 महीने 8 महीने कुछ नीतियों में किया, उतने समय तक बेरोजगारी को दूर रखा, लेकिन फिर से बेरोजगारी बढ़ने लगी। तो रोजगार जो खड़ा करने की मुहिम है, वो निरंतर एक प्रयास होना चाहिए और उसके लिए हर साल नहीं, लेकिन हर 3-6 महीने में आप नीतियों में बदलाव करें। ये ऐसा एक अनुमान, छठवां पहलू। और सातवां है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप किस प्रकार से आमंत्रित करते हैं विदेशी कंपनियों को भारत में आकर के अपनी उत्पादन क्षमता या फिर सेवाएं स्थापित करने के लिए। अगर बहुत ही सरल शब्दों में आपको बोलूं तो इसको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब हम सबको पता है कि 2 प्रकार के डॉलर्स आते हैं हमारे देश में। एक है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि बहुत ही लंबी अवधि के लिए और हमारे देश के लिए एक अच्छी परिस्थिति खड़ी करती है, और दूसरी है छोटी या मध्यम अवधि के लिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो डॉलर लेके आते हैं। तो ये जो दूसरी कड़ी है, ये छोटी मध्यम अवधि के लिए आते हैं और कुछ भी ऐसा नकारात्मक परिस्थिति अगर खड़ी होती है तो ये यहां से निकल जाते हैं, यानी कि एफआईएस खाली करके निकल जाते हैं, जो कि थोड़ी बहुत अनिश्चितता, अस्थिरता पैदा करते हैं। उसके सामने अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में डॉलर फ्लोज हमारे पास आते हैं तो हमारे डॉलर रिजर्व्स बढ़ जाते हैं और एक बहुत ही संतुलन बनाने का काम करती हैं। तो यहां पर अगर कुछ और स्पष्टीकरण आता है तो मेरे ख्याल से काफी अनिवार्य। मैं फिर से ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि उम्मीदें काफी हैं, लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी के पास बहुत कम उपकरण है जो वो इस्तेमाल में करेंगी और सभी को संतुष्ट करने का प्रयास करेगी। लेकिन कुल मिलाकर के अगर ये 7 चीजों के ऊपर नीतियों में बदलाव होता है, नई नीतियां आती हैं और स्पष्टीकरण आता है, तो मेरे ख्याल से ये लंबी अवधि के लिए हमारे देश की विकास दर, हमारे शेयर बाजार में सुधार, सामान्य नागरिक का जीवन स्तर और रोजगार, अगर ये सब चीजें होती है ना दोस्तों, तो बहुत सकारात्मक लंबी अवधि के लिए शायद एक बहुत अच्छा समय आ सकता है। तो ये एक छोटा सा समीकरण था बजट को लेकर के। हालांकि बहुत कुछ पहलू है, लेकिन कुछ अहम चीजें हमने प्रयास किया है आपके सामने रखने के लिए। लेकिन मैं फिर से एक ही चीज कहूंगा कि उम्मीद ज्यादा न रखें, ये मेरी निजी राय है। और शायद अनुशासन के साथ, वित्तीय अनुशासन के साथ बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके अगर कल बजट पेश होता है जिससे ज्यादा बोझ हमारे देश पर ना आए, तो ये काफी अनिवार्य होगा। हर वक्त जब हम आपसे जुड़ते हैं तो 2 विकल्प देते हैं लंबी अवधि के लिए, तो हमने प्रयास किया है कि बजट को ध्यान में रखते हुए 2 विकल्प आपके सामने रखें। ऐसे तो कुछ क्षेत्र है जहां पर शायद बढ़ावा, कल आवंटन जो है, बजट का आवंटन जो है वो ज्यादा हो सकता है। रक्षा क्षेत्र है, ऊर्जा उत्पादन है, निर्माण कार्य है, भारतीय रेल से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, और इसके साथ साथ बाकी अन्य क्षेत्रों पर भी नीतियां। अगर हम उम्मीद रखते हैं कि ये 4
वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन, खास करके बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 2 विकल्प आपके सामने रखने का प्रयास हम कर रहे हैं। पहली है टाटा समूह की कंपनी ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी हुई टाटा पावर। इसकी उत्पादन क्षमता तो काफी है ही, लेकिन बहुत सारी नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता ये जोड़ रहे हैं। क्लीन और ग्रीन एनर्जी, यानी कि सूर्य से उत्पादन होने वाली सूर्य ऊर्जा, वायु से उत्पादन होने वाली वायु ऊर्जा में ये अपनी नई उत्पादन क्षमता में विस्तार कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन वगैरह वगैरह में भी इन्होंने अपने नक्शे कदम रखे हुए हैं। तो पहला विकल्प है टाटा पावर, लंबी अवधि के लिए बुनियादी दर के आधार पर। और दूसरा विकल्प है सरकारी बैंक में से इंडियन बैंक। इस बैंक के नतीजे पिछले कुछ तिमाहियों से बहुत शानदार आए और निरंतर इस बैंक की रेटिंग ऊपर की तरफ हो रही है। और अनुमान ये लगा रहे हैं कि अगर नीतियों में बदलाव होता है, बैंकिंग सेक्टर को प्रोत्साहन मिलता है, तो शायद एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये दोनों ही विकल्प लंबी अवधि के लिए, छोटी मध्यम अवधि के लिए लेने नहीं है और सिर्फ बजट का एक अनुमानित असर कौन से क्षेत्र पर हो सकता है इसको ध्यान में रखते हुए, अन्यथा बुनियादी तर्क के आधार पर भी ये 2 विकल्प काफी अच्छे लगते हैं। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते स्पष्टीकरण के साथ आप सभी के सामने उपस्थित होने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करते हैं कि कल का बजट एक विकसित बजट हो, रोजगार खड़ा करने वाला बजट हो और देश का विकास आगे बढ़ाने वाला बजट हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।